नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, भारतीय वायुसेना धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसकी झलक पूरी दुनिया बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2023 में देख रही है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित येलहांका वायुसेना स्टेशन परिसर में एरो इंडिया के 14वां संस्करण का आयोजन किया गया है। 13 फरवरी से शुरू हुआ एरो से 17 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 13 फरवरी को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का खाका भी पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान को लेकर बेहद संजीदा है। इसके तहत वहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि इसने ट्वीट किया है कि असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 3015 गिरफ्तारियां की गई है। दरअसल वहां बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारियां की जा रही है और सूबे में आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। असम पुलिस के पास इस मामले में 8000 आरोपी की लिस्ट है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और अब तक 3015 लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कुछ यात्री ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दानापुर और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन से चलती वाली 18 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दानापुर और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन से चलने वाली 18 पैसेंजर ट्रेनों को टाइमिंग में बदलाव हुआ है और इस बाबत रेलवे के अधिकारी ने कहा है कि 18 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग के नए नियम आज से लागू हो जाएंगे। बता दें कि पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में क्यों बदलाव हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से पैसेंजर को कोई भी सुविधा के अनुसार लगातार इसमें अपडेट दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। जी हां, आपको बता दें कि काऊ हक डे को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि वे हमें वैलेंटाइन डे पर गायों का गले लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या होगा जब गाय हमें अपने सींग पर मार दे तो मुझे इस करने से कोई नहीं आपत्ति होगी, लेकिन बीजेपी को हमें ये सहायक और साहसिक कार्य करने के पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। साथ ही भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए की बीमा। दरअसल केंद्र के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाले AWBI ने वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील की थी। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ी थी। बाद में पशु कल्याण बोर्ड ने इस अपील को वापस ले लिया था। बता दें कि निजी क्षेत्र के देश की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की सुविधा को लॉन्च किया है। जी हां, आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई सुविधा को HDFC बैंक ने फ्रांचाइजीज के साथ मिलकर मर्चेंट और कस्टमर के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के सोल्यूशन को टेस्टिंग के लिए भेजा था। जी हां, आपको बता दें कि RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के ऑन और ऑफलाइन फोन पे के तहत इसे लॉन्च किया गया है। महारौली में DDA के डिमोलेशन ड्राइव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और नरेश यादव LGV सक्सेना से मिले। उन्होंने LG से तुरंत महारौली में डिमोलेशन रोकने की मांग की। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल से पूछा क्या कि दिल्ली होने पर सरकार ने आदेश जारी कर दोबारा डिमोलेशन होने तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए कहा है, बावजूद इसके डिमोलेशन क्यों किया जा रहा। विधायक सोमनाथ भारती ने LG से मुलाकात के बाद कहा है कि उन्होंने दिल्ली को साफ करने की बात की है। दिल्ली की सभी झुग्गी और कच्ची कॉलोनी तोड़ने की मंशा जाहिर की है। जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन एक बयान देकर मौलाना अरशद मदनी मुसीबत में फंस गए। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी क्रम में उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायत हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, मदनी के बयान के खिलाफ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन भी किया और गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे पत्र में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के मंच पर जमीयत के वरिष्ठ नेता अरशद मदनी और प्रमुख महमूद मदनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया। चाचा भतीजे के संबोधन से न सिर्फ विवाद हुआ है बल्कि धार्मिक फसाद पैदा हुआ है। उनके बयानों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसको देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने रामचरितमानस को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि मैं रामायण को मानता हूं। मेरे रामायण एक पूज्य महाकाव्य, लेकिन मुझे इसकी पंक्तियों से कुछ आपत्ति है। नवादा में जीतन राम मांझी ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस में नीची जातियों और महिलाओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। जीतन राम मांझी ने आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग की है। पूर्व CM ने कहा है कि रामायण से ही रामचरितमानस पूज्य महाकाव्य की रचना हुई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी।
दिल्ली के एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधान से ये बात स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है। एमसीडी में मेयर का चुनाव टल गया है। लगातार चौथी बार मेयर का चुनाव टाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि नामित पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। एलजी की तरफ से एसजी संजय जैन ने कहा है कि मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। WPL 2023 ऑक्शन में स्मृति मंधाना पर करोड़ों की बरसात हुई। टीम इंडिया की इस ओपनर की रॉयल चैलेंजर्स बेंगल ने और आपको बता दें कि 340 करोड़ रुपए में खरीदा है। मंधाना पर मुंबई और आरसीबी ने जमकर बोली लगाई, लेकिन अंत में आरसीबी ने यह जंग जीती है। बता दें कि आरसीबी इस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है। मंधाना टीम इंडिया की उप कप्तान भी है। बता दें कि पहले से ही ऐसी बातें चल रही थी कि स्मृति मंधाना को खरीदने के लिए आरसीबी की टीम पूरे जोर लगाएगी और हुआ भी ऐसा ही है। दिलचस्प बात यह है कि बाएं हाथ की इस बल्लेबाज का जर्सी नंबर 18 है और विराट कोहली भी जर्सी नंबर 18 पहनकर खेलते हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी ही आरसीबी का हिस्सा हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बालियावी ने योग गुरु रामदेव के आतंकी संगठन में कांटेक्ट होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इन दिनों चर्चा में आए धीरेन्द्र शास्त्री को भी बहुरूपिया बताया है। बालियावी ने नवादा में रविवार को देर शाम एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान बालियावी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को अगर पाकिस्तान से निपटने से डर लग रहा है तो सेना में 30% मुस्लिम युवकों को जगह दे। भारतीय रेलवे की पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कुछ यात्री ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दानापुर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन से चलने वाली 18 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। इस बाबत रेलवे के अधिकारी ने कहा 18 पैसेंजर ट्रेनों की टाइमिंग के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में सर्द मौसम का सितम जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में भटिंडा का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम पर 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम के साथ 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा लुधियाना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम पर 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत यात्रियों को खूब पसंद आ रही। यही वजह है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन लगातार बढ़ाया जा रहा है। अगले 2 माह में 6 वंदे भारत का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस तरह मार्च तक कुल 16 वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर होगी। हालांकि अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया। रेलवे मंत्रालय के अनुसार ISF चेन्नई में फरवरी और मार्च में 3-3 वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएगी। हाल ही में मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेन एक साथ रवाना होने के बाद वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कुल 10 हो गई है। कृषि को लाभप्रद पेशा बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को आमदन में वृद्धि करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नए तजुर्बे करने की वकालत की। सरकार किसान मिलने अपनी किस्म की पहली पहल, जिसको यहां पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में किसानों द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अनूठे प्रयास का उद्देश्य किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाना है। भाजपा ने आगामी लोकसभा में बिहार की 40 में से 38 सीट जीतने का लक्ष्य कार्य समिति की बैठक में निर्धारित किया था। अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 25 फरवरी को बिहार के 2 शहरों में होने वाली सभाओं को लेकर बिहार भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। अमित शाह अपने कार्यक्रम के दिन सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर के साहू जैन हाई स्कूल मैदान पर लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद दोपहर में राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। वाल्मीकि नगर के कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित संसदीय क्षेत्र के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही बूथ स्तरीय कार्यकर्ता तक शामिल होंगे। एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एशिया में एयर शो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने की और ये शो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस खास एयर शो की शुरुआत 1966 में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयर इंडिया द्वारा किया गया था। और जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक और भी बात कही है और 13 फरवरी और 17 फरवरी के बीच जो भी एयर शो यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं उसमें 5,000 रुपये कीमत टिकट की होगी। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विपक्ष पर हमलावर नजर आए। सदन में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि विपक्षी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही को रोकने के लिए ही आते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए पंजाब के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद अब सभी सियासी दलों की ओर 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन गद्दारों को सबक सिखाने का समय है जिन्होंने राज्य में महाविकास अघाड़ी द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों को रोक दिया है। पवार चिंचवाड़ उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत का जिक्र किया। उन्होंने तब उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था। शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसमन आयोग के अधिकार और गठन के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एस के कौल और जस्टिस एएस ओका के एक पीठ ने कश्मीर के 2 निवासियों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस फैसले में किसी भी चीज की संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 और 3 के तहत शक्ति का प्रयोग अनुमोदन नहीं माना जाएगा। किसान सम्मान निधि को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक किसानों को 12वीं किस्त मिल चुकी है। अब सरकार किसानों को 13वीं किस्त भेजने जा रही है। किसान इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर इस योजना का लाभ किसानों को क्यों मिलेगा और क्यों नहीं, इसकी जानकारी आज खबर दे रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्त का पैसा। जी हाँ, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक किसानों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पीएम किसान निधि 13वीं किस्त आने से ज्यादा समय नहीं और यह किस्त कुछ दिनों में आ जाएगी। जो किसान इस किस्त को प्राप्त करना चाहते उन्हें आवश्यक कार्य करना होगा, अन्यथा उनकी किस्त रोक दी जाएगी। वह काम है आपके खाते का EKYC। ऐसा करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।